वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे कि भाई नेशनलिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ यूरोप में। हम कुछ इवेंट्स देखेंगे विच लेड टू द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि यूरोप के अंदर राइज हुआ था नेशनलिज्म ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कुछ चेंजेस किए थे अपने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ चेंजेस हुए थे जिसने फ्रांस के लोगों के बीच में एक फीलिंग ऑफ कॉमनैलिटी या कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करी थी। तो उसके आगे बढ़ेंगे हम कि स्प्रेड कैसे हुआ उसका यूरोप में, बाकी जगहों तक कैसे पहुंचा वो थॉट प्रोसेस। सो सबसे पहले जब आपका रिवॉल्यूशन चल ही रहा था अराउंड 1792, ठीक है, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे आपके दे थॉट दैट इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी। ठीक है, ये इनकी ड्यूटी है कि जो आइडियाज़ की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है फ्रांस में, इन आइडियाज़ को बाकी यूरोप के अंदर भी पॉपुलराइज करा जाए या पहुंचाया जाए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन लोगों ने वॉर डिक्लेयर करी। दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द मोनार्कीज इन यूरोप इमीडिएटली अराउंड फ्रांस। ठीक है, तो 1792 से ये वॉर्स स्टार्ट हुई बिटवीन द फ्रेंच आर्मीज एंड द कंबाइंड मोनार्कीज ऑफ रीजन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, इन वॉर्स को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी वॉर्स बिकॉज दीज वॉर्स वर फॉट बाय फ्रेंच आर्मीज टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन दीज एरियाज एंड फ्री दीज एरियाज फ्रॉम डिस्पोटिक रूल। डिस्पोटिक रूल का मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट रूल होता है या रूल बाय मोनार्की होता है। ठीक है, अब जो ये आपके रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हैं 1792 से 1815 तक कंटिन्यू रहे। ठीक है ना, 1792 से 1802 तक इसको रिवॉल्यूशनरी वॉर बोलते हैं। ठीक है, 1792 से 1802 तक रिवॉल्यूशनरी वॉर बोलते हैं। फिर 1803 से 1815 तक इसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक वॉर्स बिकॉज इस समय नेपोलियन ने इस पूरे कैंपेन को लीड किया था और 1804 में वो खुद एम्परर भी बन गया था फ्रांस का। ठीक है, ये जब मिडिल क्लास है आपका, दिस बिकेम द रीज़न जिसकी वजह से जो फ्रेंच आर्मीज़ है वो मार्च कर पाई यूरोप के अलग अलग रीजन्स के अंदर टू फ्री देम फ्रॉम डिस्पोटिक रूल। अब ये हुआ कैसे, जो इन एरियाज़ में मिडिल क्लासेस थे, मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करे। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स के थ्रू इन लोगों ने आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया, आइडियाज़ ऑफ फ्रेटर्निटी, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, आइडियाज़ ऑफ इक्वल राइट्स। ठीक है ना, अब इन आइडियाज़ के पॉपुलराइज होने की वजह से इट क्रिएटेड अ बेस फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मार्च इनटू दीज कंट्रीज और एरियाज। ठीक है, और लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया, जो वहाँ की पब्लिक थी उन लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया बिकॉज दे वर अवेयर अबाउट देयर एम। तो सबसे पहले फ्रेंच आर्मीज मार्च करी आपका बेल्जियम में, इटली के अंदर, ठीक है, जर्मनी के अंदर जिसको हम प्रूजिया बोलते हैं उस समय, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ में फ्रेंच आर्मीज़ मार्च करी और इन कंट्रीज़ के लोगों को आज़ादी दिलाई डिस्पोटिक रूल से। यहाँ पे कंट्रीज़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम इसको कंट्रीज़ की तरह जानते हैं, लेकिन उस समय हम ये सिर्फ एक रीजन्स थे विच वर रूल्ड बाय मोनार्कीज। ठीक है, तो दे मार्च इनटू दीज रीजन्स एंड liberated them from the despotic rulers. ओके, सो दोबारा आते हैं इन चीज़ों पे, एक और बार देखते हैं। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होता है रिवॉल्यूशनरी वॉर्स और नेपोलियनिक वॉर्स की वजह से। पहले तो इसमें फ्रेंच आर्मीज मूव करती हैं यूरोप के ऐसे रीजन्स में जहाँ पे डिस्पोटिक रूल है या रूल बाय मोनार्की है, ताकि वो उनको फ्री करा सके इन मोनार्क के रूल से और वहाँ पे भी नेशनलिस्ट आइडियाज़ को पॉपुलराइज या फेमस करा जा सके। इन्हीं वॉर्स को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी वॉर्स
फ्रॉम 1792 टू 1802। और उन्हीं वॉर्स के बाद जब नेपोलियन आ जाता है उसके बाद हम इसको नेपोलियनिक वॉर्स बोलते हैं, 1803 टू 1815। समझ में आ रही बात तुम्हें? और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया था क्योंकि जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे इन एरियाज़ में, उन्होंने प्रिंट कल्चर के थ्रू इन आइडियाज़ को जाना और इन आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया बाय मेकिंग वेरियस जैकोबिन क्लब्स, और एक फर्म बेस तैयार किया और एक एक्सेप्टेंस तैयार करी अपनी खुद की सोसाइटीज़ में, और उन्होंने सपोर्ट किया फ्रेंच आर्मीज़ को अपने आप को लिबरेट कराने के लिए। क्लियर है भाई बातें? अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ज़रा। अब देखो, नेपोलियनिक वॉर्स और रिवॉल्यूशनरी वॉर्स में दो बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका बैटल ऑफ लिप्जिग। बैटल ऑफ लिप्जिग ये 1813 में फॉट हुआ था। ये एक बहुत ही क्रंच मूवमेंट साबित हुआ था इन दीज रिवॉल्यूशनरी वॉर्स और नेपोलियनिक वॉर्स, क्योंकि इस बैटल में जो नेपोलियन था ही गॉट डिफीटेड। नेपोलियन गॉट डिफीटेड इन दिस बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813 एंड ही हैड टू एब्डिकेट हिज थ्रोन। एब्डिकेट हिज थ्रोन, छोड़ना पड़ा था उसको अपना थ्रोन 1813 में। तो बैटल ऑफ लिप्जिग के अंदर जो आपकी कोएलिशन आर्मीज थी, स्पेशली लेड बाय प्रूशिया एंड ब्रिटेन, ठीक है, इन्होंने फ्रेंच आर्मीज को हरा दिया था एंड नेपोलियन हैड टू एब्डिकेट हिज थ्रोन, और उसको छोड़ना पड़ा था अपना थ्रोन 1813 के अंदर, ठीक है। तो 1813 के बाद 1815 में नेपोलियन दोबारा वापस आता है। समझ में आ रही बात? और 100 डेज के लिए दोबारा से फ्रांस को रूल करता है। इसके बाद लड़ाई होती है 1815 के अंदर ही, जून के महीने में, बैटल ऑफ वाटरलू। ये सबने सुना ही होगा, बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू प्रूव्ड टू बी डिसाइसिव, जिसमें नेपोलियन की इवेंचुअली हार हो जाती है और फ्रांस दोबारा से मोनार्की के अंदर चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव रिजीम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव रिजीम। 1815 से दोबारा से फ्रांस में कंजर्वेटिव रिजीम आ गया था, याद रखना, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। अब देखो, नेपोलियन इसमें मरा नहीं था, ठीक है, नेपोलियन एग्जाइल में चले गया था। तो ये था आपका बेसिक स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक और टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं द सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।